हेलो एवरीवन। तो अपना लेक्चर जो चल रहा था मोशन इन 1D 2D और 3D, ठीक है, उसमें से अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली थी, मोशन अंडर ग्रेविटी कर ली थी और साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया था, ठीक है। तो अपने को मेन चीज़ है उनकी एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि क्या करते हैं अपन, ठीक है। न्यूमेरिकल से जब करेंगे तो अपन उनमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई इसमें अपने को क्वेश्चन कैसे कैसे करने होते हैं, ठीक है। अब ये वाला लेक्चर किसके लिए बनाया गया है? सर्कुलर मोशन। देखो ये भी मैंने बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि इसी का एक पार्ट है अपना मोशन इन 1D 2D और 3D का। तो ये किस टाइप का मोशन होता है? 2D, यानी इसमें कितने वेरिएबल होते हैं? 2। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ पहले तो आपको कि भाई सर्कुलर मोशन किस टाइप के मोशन को कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो लीनियर ना हो के थोड़ा आर्क टाइप में हो, ठीक है, यानी थोड़ा टर्न लिए हुए मोशन हो। जैसे सपोज करो कि कोई चीज़ पॉइंट ए पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट और वो घूम के आया पॉइंट बी पे, तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। ये किसी सर्किल का पार्ट ज़रूर है, दिख रहा है ना क्लियर। अब आपके पास कैसा भी आर्क हो, अगर आर्क टाइप होगा तो इसका मतलब है हर एक छोटा छोटा पार्ट उसका एक सर्कुलर पार्ट होगा। जैसे मान लो मैं बोलता ये वाला, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक कुछ सर्कुलर पार्ट है। तो ऐसी चीज़ों को जो लीनियर नहीं होता वो क्या होता है? अपना सर्कुलर टाइप होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अब देखो इसमें ये पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री ये बना रहा है। अब सपोज करो इसमें यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट क्या है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि कोई आर्क टाइप में घूम रहा हो, ठीक है। वैसे अपन सर्कुलर मोशन से समझ सकते हैं जब कोई पार्टिकल सर्किल टाइप में मूव कर रहा हो तो वो क्या होता है? अपना सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको थोड़ी सी इनके वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। मान लो एक पॉइंट ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट आया और ये आर्क जिससे बनी है उसकी रेडियस मान लो r है, तो ये पॉइंट भी r, ये पॉइंट भी r। अब ये a से b की तरफ आया है, ठीक है, a से b की तरफ आया है तो इसने एंगल कितना दिया? थीटा। तो अपन जब सर्कुलर मोशन में बोलेंगे तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना थीटा। अच्छा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से अपन क्या निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? उसको प्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, वो अपनी होगी डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसे अपना एंगुलर एसेलरेशन, भाई लीनियर तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो एंगुलर एसेलरेशन अपना कितना होता है? प्रेजेंट करते हैं अल्फा से। उसमें किस में करते थे? ए से। इसको किससे करते थे? एस या एक्स से। इसको वी से या यू से। वेलोसिटी वी या यू, इसमें बस अपने को ये वेरिएबल नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है। ये क्या होगा? चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने देखो उसको लिखा था ना a = dv/dt और साथ में v dv/ds लिखा था। तो v की जगह वेलोसिटी d θ। तो ये अपने क्या है? सर्कुलर मोशन के या फिर एंगुलर मोशन के अपने क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। अच्छा, उसमें डायरेक्शन अपने को साफ साफ पता चल रही थी। जैसे मान लो कोई पार्टिकल जाता है तो अपने को पता है भाई इसकी इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड यहाँ आने पे v हो गई, इसने टाइम लिया t, एक्सेलरेशन इसका रहा a। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये सब अपने को क्लियर है। इसमें जो डायरेक्शन होती है भाई इनके वैल्यू तो पता चली जाएंगी, ये तो न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है। इनकी डायरेक्शन भी होती है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, किधर डिफाइंड होती है? इनिशियल टू फाइनल। लेकिन किस से? इस चीज़ को याद रखना, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सियल डायरेक्शन होती है। एक्सियल का मतलब है कि थीटा घूम तो इधर जरूर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं कह सकते कि ए से बी ना। ए से बी की तरफ मूव किया है, क्लियर है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है वो याद रखेंगे, अपने को निकालनी है राइट हैंड रूल से, ठीक है।
फिजिक्स में एक ही रूल चलता है, जितने भी वेक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या वेक्टर टाइप पढ़ेंगे, उसमें एक ही रूल चलता है, बस राइट हैंड रूल। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ कि पॉइंट कहाँ से गया, ए से बी, या फिर ऑब्जेक्ट अपना ए से बी मूव किया, तो मैं बोलूँगा इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए की तरफ, गया किस तरफ, बी की तरफ। यानी इनिशियल टू फाइनल आपने राइट हैंड की पाम को ऐसे रखना है, जैसे मान लो ये अपना इनिशियल था, ये फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल। तो जो थंब की जो डायरेक्शन है ना, वो अपने को बताएगी किसकी डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। या मान लो अगर ये चीज़ यहाँ से तो आपको सामने दिख रही है, अगर ये ऐसे होती तो होता अपना इनिशियल टू फाइनल, यानी ये वाली डायरेक्शन होती। ठीक है। अब आप इसमें देखोगे ना, तो इनिशियल टू फाइनल, तो ये डायरेक्शन अपनी होगी यहाँ से ऐसे आउटवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, या फिर इसको ऐसे देखना चाहो तो आपको मिलेगा ये ऐसे, यहाँ से। भाई आप एक बार ट्राई करो कि ये चीज़ ऐसे रखी है, इसका साइड व्यू दे रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ से देखूँगा तो ये यहाँ से ऐसे आया, इसके हिसाब से यहाँ से ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है। यानी अगर ऐसा मोशन करता ये ऐसा मोशन करता, ऐसा मोशन करता, तो इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन होती है अपनी ये वाली। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो भी ये है, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी ये है, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी ये, यानी कि एक एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मैं बोलूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ए से बी नहीं, ए से बी डिस्प्लेस जरूर हुआ है, लेकिन डायरेक्शन है इस पॉइंट से बाहर की ओर। ठीक है। इस पॉइंट से बाहर की ओर, राइट हैंड रूल से पता किया। अब मैं बोलूँ यहाँ पे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट से बाहर की ओर। भाई सारी डायरेक्शन पैरेलल होती है, वो सेम ही होती है, ये वाली ये पैरेलल है, ये वाली ये पैरेलल है। मैं बोलूँ ये डायरेक्शन क्या है, ए बी, अरे ये डायरेक्शन भी तो ए बी है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है। तो क्लियर हो गया। इस पॉइंट पे कितनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये वाली, इस पॉइंट पे ये वाली बाहर, इस पॉइंट पे ये वाली, इस पॉइंट पे ये वाली। तो जहाँ भी चाहेंगे राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ओमेगा। ओमेगा प्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जिधर है उधर ही। ठीक है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, बाहर की ओर। इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी बाहर की ओर। ये उस टाइम भी काम आते हैं अपने, जैसे मान लो एक डिस्क है, ठीक है, अब ये रोटेट कर रही है, तो रोटेट करेगी तो वो बोलेंगे कि इधर ओमेगा से रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तब मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड रूल से अपवर्ड। वेलोसिटी ऐसे रोटेट कर रही है, तो वेलोसिटी भी क्या अपनी है, एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड। तो डायरेक्शन ये है, रोटेट ऐसे कर रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे, यानी ये पूरी डिस्क पे ऐसे है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। जिस पॉइंट पे चाहिए वही अपने क्या करेंगे, राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ये डिपेंड करता है डी ओमेगा के साइन पे। क्लियर है। अगर डी ओमेगा यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है वो चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, यानी उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये डिस्क है अपनी और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, यानी इसको कोई घुमा रहा है, यानी इसको कोई एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर ये टाइम के साथ बढ़ रही है तो अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब है अल्फ़ा की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, वेलोसिटी की। ठीक है। अब देखो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लो ये अपनी डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे रखी है, ये ऐसे डिस्क है अपनी, ये घूम रही है इस हिसाब से, ये वाले मोशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है। ये घूम रही है ऐसे, आप बिल्कुल एक बार इमेज करके देखो, ये डिस्क है, ये ऐसे घूम रही है, ये डिस्क है ऐसे घूम रही है। ठीक है। ये से, तो आप मानो कि इसकी डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन तो ये होगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी इसको कोई एक्सेलरेट कर रहा है, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। पहली चीज़ क्लियर। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फ़ा की डायरेक्शन यही होगी। अगर अल्फ़ा की डायरेक्शन कब, जब टाइम के साथ एंगुलर स्पीड कम हो रही है, यानी कि कम कब हो सकती है, देखो ये चीज़ पहले घूम रही थी,
अब ये कम कब होगी, जब इस पर कोई अपोजिट फोर्स लगाए, यानी कि इसको कोई ऐसे घुमाने की ट्राई करे, ऐसे घुमाने की ट्राई करे, मतलब उधर एक्सेलरेशन जनरेट करे, तो क्या होगा, ये तो तब होगा जब ओमेगा बढ़ रहा हो तो अल्फा की डायरेक्शन है। अदरवाइज ये मान लो डिस्क अपनी ये घूम रही है ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड रूल से बाहर की ओर। अगर ये इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन लगा है, यानी इसको मंदन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अल्फा की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, यानी डिपेंड करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा उसी डायरेक्शन में, और वो डिपेंड करता है एंगुलर स्पीड पहले इतनी थी और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग घट रही है, तो इसका मतलब अल्फा अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये सब वेरिएबल अपने क्लियर हो गए, डायरेक्शन क्लियर हो गई, कैसे डिसाइड करते हैं, ओके। अच्छा, इनका भी अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊँ तो इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी बनेगी, वही है, सेम वेरिएबल है। v इज इक्वल टू यू नोट प्लस एटी पढ़ा था, क्लियर है, ये पढ़ा था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें क्या है भाई, s नहीं है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो अल्फा एक्सेलरेशन अल्फा है, डिस्प्लेसमेंट तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। nवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो था अपना थीटा n, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन अपने काम आ जाएंगी। जब मान लो आपको अल्फ़ा नहीं दिया हो, इज नॉट गिवन, तो आपको गिवन नहीं है, तब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो u प्लस वी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नोट बाई 2 इंटू टी, जहाँ वेरिएबल की सिंपल मीनिंग है। ओमेगा नोट इनिशियल एंगुलर स्पीड, ठीक है, ओमेगा फाइनल एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी, और इनकी डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन है। एक्सियल का मतलब है कि किसी एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होते हैं, किसी एक्सिस को डिनोट करते हैं, जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर थीटा ऐसे इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सॉरी, थीटा इधर है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा एक्सियल होगी, एक एक्सिस को प्रेजेंट करने वाली होगी, ठीक है। तो ये सब अपनी वेक्टर क्वांटिटी थी। इस सब वेरिएबल्स के इक्वेशन ऑफ मोशन इससे पहले वाले लेक्चर में आप आराम से देख सकते हैं। तो ये अपने हो गया था, डिस्प्लेसमेंट था, n सेकेंड था जिसमें अपना डिस्प्लेसमेंट थीटा n होना है, और ये t अपना टाइम है। किस मोशन में, ओमेगा नोट से ओमेगा होने में, u से v होने में था, तो यहाँ ओमेगा नोट से ओमेगा होने में, ठीक है। एक चीज़ और कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है अपना, वो कैसे निकालते हैं। मान लो एक पार्टिकल है और वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूँ इसने क्या किया, इसने एक राउंड निकाल के और वापस यहाँ आ गया, तो आप बताओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने कितना एंगल कंप्लीट किया। तो आपके हिसाब से तो ये देखोगे तो आप ये मत सोचना कि यार ये यहाँ से यहाँ आया है, फिर देखो इसको और अच्छे से बना दूँ, ये पार्टिकल यहाँ था, ये एक कंप्लीट सर्किल करके फिर दोबारा यहाँ आया, तो आपको तो लग रहा होगा कि भाई एक चक्कर किया तो वापस यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ऐसा नहीं है, ऐसा लीनियर मोशन में होता है कि जहाँ इनिशियल पोजीशन वहाँ फाइनल पोजीशन, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक राउंड आया तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा 2 पाई। ऐसा नहीं है कि इनिशियल पोजीशन भी ये थी, फाइनल ये, तो ऐसा नहीं कि ज़ीरो करेंगे, ठीक है। एक राउंड आया तो 2 पाई, आधा राउंड और गया तो कितना एंगल और गया, पाई, तो अपना आंसर होगा 3 पाई। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जर्नल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ राउंड। एक राउंड लिया 2 पाई, डेढ़ राउंड लिया, डेढ़ का मतलब है 3/2, यानी 1.5 राउंड लिया तो 1.5 आ जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ से एक राउंड कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब वापस इसी पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ऐसा लीनियर में होता है, एंगुलर में नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलें।
ओके, तो अपना नेक्स्ट अपना लेता हूँ मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन सीधा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आपको डेरिवेशन निकालने, नहीं, अपन सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि इसमें अपने को क्या चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है कि इसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है। किसकी? जो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में, देखो यूनिफॉर्म का मतलब तो ये है इसकी स्पीड कांस्टेंट है। जैसे मान लो मैं बोलूँ इसकी स्पीड कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है v, इसका मतलब ये है ये फिक्स एक वेलोसिटी लिए है और घूम रहा है v स्पीड से, ठीक है। यानी इसके पास v स्पीड है और ऐसे ही घूम रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब है इसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा अपना बाहर की ओर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बाहर की ओर। इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा? सॉरी, स्पीड ये वाली कांस्टेंट है तो इसकी एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। भाई अब जब ये चीज़ें अपनी एंगुलर में हो रही है तो मैं क्या लिखूँगा? इसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर, इसकी ओमेगा सॉरी ऐसे अगर मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बाहर की ओर। घूम ऐसे रहा है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो वो है बाहर की ओर। मैं बोलूँ इस पॉइंट पे तो बाहर की ओर। ये सब चीज़ें मैंने सिखा दी। अब देखो इसकी ये स्पीड कांस्टेंट है तो ये हर एक टाइम में थीटा अपना कांस्टेंट रखेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेगा, तो ये जितने गैप अगर इक्वल है तो थीटा भी इक्वल होगा और टाइम भी सेम ले रहा है। तो इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी यानी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अगर इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो 0 है। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0। एंगुलर एक्सेलरेशन को मैंने किससे नोट किया था? अल्फा से। तो इसका अल्फा क्या है? 0। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? आराम से देखो, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। देखो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंट है। वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, उसकी स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो इसकी स्पीड ज़रूर कांस्टेंट है, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है। स्पीड इसकी ज़रूर कांस्टेंट है कि ये एक स्पीड से घूम रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंट से निकालते हैं कि भाई इसके ये यहाँ अगर इसको कोई छोड़ दे, ऐसे घूम रहा है, इसको यहाँ छोड़ दे तो किधर जाना चाहेगा? टेंजेंशियली। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियली, यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियली। इसका मतलब ये है इसकी स्पीड ज़रूर कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि स्पीड में चेंज कैसे निकालते हैं। मान लो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है v, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है v, इसका सेंटर से इसकी रेडियस मान लो हो r, ये एंगल अगर थीटा, मैं बोलूँ कि यहाँ और यहाँ स्पीड में अंतर, चेंज इन स्पीड 0, स्पीड में कोई चेंज नहीं। मैं बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। ये अपना एक वेक्टर है v, ये एक वेक्टर है v। आप दो वेक्टर को घटा नहीं सकते, इस स्पीड को इस स्पीड से घटा नहीं सकते, आराम से घटा सकते हैं। वेक्टर घटाना मैंने आराम से सिखाया है। दो वेक्टर घटाना हो तो क्या आता है अपना? √a² b² वाला वही फॉर्मूला है, जैसा भी होगा। तो एक चीज़ देखो, एक वेक्टर ये मिला है, एक वेक्टर भी है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों के बीच में एंगल ये पता करना है, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल लाइन देता हूँ, याद रखना कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा हो, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा हो, ये कॉन्सेप्ट है, ये लाइन याद रखना। आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा ये 90 ये थीटा ही नहीं। तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर लाइन, जैसे मान लो ये मैं ले लेता हूँ एक, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके
इससे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो इन लाइनों के बीच में भी एंगल कितना होता है, थीटा। अब बात करूं मैं, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, भाई टेंजेंट है तो 90 तो बनाएगा ये भी 90, ये भी 90, तो इन दोनों के बीच में एंगल वापस क्या होगा, थीटा। यानी कि आप इसको पीछे बढ़ाओगे, आप इसको आगे बढ़ाओगे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, थोड़ी इसको थोड़ा सा टेंजेंशियली दिखा देता हूँ मैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा अपना वो भी क्या होगा, थीटा। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ मेजर किया जाता है, जब या तो वो टेल टू टेल मिले हो, तो हो गया ना ये टेल टू टेल, इसको आगे बढ़ाओगे तो, या हेड टू हेड मिले हो, तो इनकी पोजीशन कैसी है, टेल टू टेल। दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड कितना है, वी वी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो v1 माइनस v2 अपना क्या होता था, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 2v sin थीटा बाई 2 पढ़ा है डायरेक्ट, इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में बताया था यूनिट और उसमें सॉरी वेक्टर में, कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, उनको घटाना हो तो 2v sin थीटा बाई 2, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल थीटा हो, उनको जोड़ना हो तो 2a cos थीटा बाई 2। याद आया कुछ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। इसमें चेंज इन स्पीड निकालनी हो तो क्या करूँगा मैं, 2v sin थीटा बाई 2। क्लियर है। अब आपको थीटा मिलेगा, इसमें वैल्यू रख दोगे, निकाल लोगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होता तो बात अलग होती, फिर अपन वेक्टर एडिशन से निकालते हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन रूल से निकालते हैं। ठीक है, मान लो इस पार्टिकल का मास m हो, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम mv, पढ़ा है अपन ने, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो मोमेंटम क्या होगा, mv। अच्छा, इसका मोमेंटम इधर होगा जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसका मोमेंटम भी उधर होगा जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कोई भी एक का मोमेंटम उठाओ, सॉरी डबल ऑफ कोई भी एक का मोमेंटम उठाओ, और वही अपना क्या है, चेंज इन मतलब है डिफरेंस। तो दो वेक्टर जिनके मोमेंटम mv, जिस दूसरे का मोमेंटम भी, देखो इसका मोमेंटम mv, इस वेक्टर का मोमेंटम mv, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा, तो अपन चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने क्लियर होगी कि अपन चाहें तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जिधर अल्फा हो, यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की हो, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा होता v स्पीड से, तो इधर इसके एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे आती, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ, अपन पढ़ते हैं इसी के बारे में कि यार जब स्पीड चेंज, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है ना, अपन ने बिल्कुल आराम से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन अपना होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या dv अपॉन, सीधा लिखता हूँ यार मैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कि भाई कितना इंटरवल, टाइम इंटरवल उसने लिया स्पीड चेंज होने में, तो कितनी स्पीड चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, और टाइम कितना लिया, यही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब आओ, अब अपन पढ़ते हैं इसी मोशन में जो v वेलोसिटी से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपना चल रहा है, इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन है, एक तो स्पीड की वजह से, दूसरा है डायरेक्शन की वजह से। भाई वेलोसिटी कितनी कैसे चेंज हो सकती है, दो तरीके से, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। किसमें, जब कोई चीज़ अपनी v वेलोसिटी से घूम रही हो, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो सर्कुलर, यानी कि ये v कांस्टेंट है, जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि भाई इसमें एक्सेलरेशन कितने होंगे, तो दो होंगे। एक किसकी वजह से आता है, स्पीड की वजह से, स्पीड में चेंज होने से, तो वो तो सिंपल है, भाई इसकी स्पीड चेंज हो रही है,
स्पीड की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है उसको मैंने सिर्फ ए लिखा है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिधर स्पीड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर है। एंगुलर वेलोसिटी की नहीं बोल रहा मैं, लीनियर वेलोसिटी की इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। टेंजेंट इधर स्पीड तो इधर ही एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन जो टेंजेंट एक्सेलरेशन जिसको बोलूँगा वो होता है इसकी स्पीड में चेंज होने से। अब यहाँ पर इत्तेफाक से इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो यानी टेंजेंट एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होती है या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी घट रही है तो इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है किसकी, टेंजेंट की। दूसरा एक्सेलरेशन आता है अपना, उसको नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आप सीधा याद रखो, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को कंपटीशन में ये डिराइव करने को नहीं कहेगा, ठीक है। ये किसी भी बुक में मिल जाएंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू कितनी होती है, v²/, v क्या है, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो डिपेंड करता ही नहीं कि यार ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे मत हो, अगर घूम रहा है वेलोसिटी है तो ये तो हमेशा लगेगा। लेकिन ये बड़ा टेंजेंट एक्सेलरेशन है ना, ये तभी लगेगा जब ये स्पीड जो घूम रहा है ये वेरिएबल हुई या ये चेंजेबल हुई। ये कांस्टेंट तो ये जीरो, यानी अपन ने पढ़े दो एक्सेलरेशन, एक अपना पढ़ा टेंजेंट एक्सेलरेशन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया, जीरो। एक अपन ने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है v²/r, जहाँ r क्या है जिस रेडियस में वो घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन तो पता चल गई कि इसकी डायरेक्शन उधर होती है चेंज इन वेलोसिटी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ने की दिशा में, अगर स्पीड कम हो रही है तो स्पीड कम होने की दिशा में, ठीक है भाई, चेंज होने की डायरेक्शन में तो आएगी। अच्छा, ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अपना आया है v²/r, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन टू सेंटर। इस पॉइंट पे आप चेक करोगे इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो होगा सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे आप चेक करोगे तो वो होगा सेंटर की तरफ। तो क्लियर हो गया, इसी की डायरेक्शन, यानी किसी सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन मिलेंगे, एक टेंजेंट की ये हो सकती है, ये हो सकती है, डिपेंड करता है। मान लो वो v वेलोसिटी से घूम रहा है तो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है तो इधर, घट रही है तो इधर। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है अपना टू सेंटर, इस पॉइंट पे टू सेंटर, ठीक है। इतना आराम से समझ गए, यानी दो एक्सेलरेशन होते हैं, दोनों का अपना वैल्यू पता चल गया। टेंजेंट वाला dv/dt स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और सेंट्रीपिटल वाला डायरेक्शन की वजह से आता है। तो डायरेक्शन चेंज होती है तो ये हमेशा इनवर्ड ही रेडियस सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, ठीक है। दोनों एक्सेलरेशन पता चल गए। अब दोनों एक्सेलरेशन अपने को याद भी रखने हैं कि सेंट्रीपिटल ये होता है। अब देखो, मान लो इसका मास m होता तो इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ये है इधर फोर्स भी लग रहा है, और इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं Fc = मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ c, यानी कि जो मास और जिस पे एक्सेलरेशन लगा है, मान लो इस मास पे एक्सेलरेशन कितना लगा, v²/r इधर, तो फोर्स भी किधर लगा, इधर, इसी को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। वैल्यू आती है कितनी, mv²/r, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं एक रिलेशन, किसका, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा ये भी अपना पढ़ेंगे, साथ में लीनियर एंगुलर स्पीड इन और किसके बीच में, लीनियर स्पीड के बीच में, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है वो अपन याद रखेंगे। पहला रिलेशन होता है v = ω/r, यानी कि अगर जब कोई पार्टिकल r रेडियस में एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर सर्किल में घूम रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखेगा, उसकी रेडियस r, उसकी कुछ एंगुलर स्पीड होगी,
जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड रूल से। तो यहाँ से देखोगे तो आपको राइट हैंड रूल से एंगुलर स्पीड मिलेगी बाहर की ओर। और बाहर की ओर को एक चीज़ और याद रख लो यार, बाहर की ओर को ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं। ये डॉट बताता है कि यहाँ पे एंगुलर स्पीड कितनी है, वो है बाहर की ओर। यही तो होगा राइट हैंड रूल से। इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इधर वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर और एंगुलर स्पीड भी इधर, ठीक है। ये कहता है कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में जो रिलेशन आता है वैसे डिफाइंड होता है। अब आपको वेक्टोरियली इसको एक बार चेक करना है। तो ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर होगी, कैसे होती है, राइट हैंड रूल की तरफ। ओमेगा की तरफ आप अंगुली से डायरेक्टेड करोगे, आर की तरफ घुमाओगे तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो अपनी होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। आपके पास 3 वेरिएबल हैं, वी, ओमेगा, आर, तीनों की डायरेक्शन पता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे चेक करना चाहूँ मैं, तो इस पॉइंट पे आर की डायरेक्शन बाहर की ओर, आर इधर ही तो डायरेक्टेड है। अच्छा, ओमेगा किधर है, ओमेगा तो हर पॉइंट पे अपवर्ड है, यानी ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे है। अच्छा, वी की डायरेक्शन यहाँ पे देखोगे तो टेंजेंशियल। अब आप देखो ये इसकी डायरेक्शन फॉलो कर रही है क्या, यानी डायरेक्शन दोनों तरफ बराबर है क्या। वी की डायरेक्शन इधर है, ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर है, डॉट बताता है बाहर की ओर। तो ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर होगी, अपन जानते हैं ओमेगा की तरफ उंगली खोलो, आर की तरफ घुमाओ तो थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब ये रिलेशन वेक्टोरियली सही है, तो वैल्यू अभी भी अपनी डायमेंशन ही सही है, ठीक है। तो अपन इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखो जब ये चीज़ घूम रही थी तो इसके पास दो एक्सेलरेशन थे। एक एक्सेलरेशन था जैसे मान लो वी स्पीड से घूम रही थी, तो एक एक्सेलरेशन था जो टेंजेंट था, एक एक्सेलरेशन इसके पास सेंटर की तरफ था। तो इसी एनालॉजी से अगर मैं लिखूँ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा दैट इज इक्वल टू, तो ये वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आएगा और ये आएगा ये, तो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये समझ आता है जिधर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में, यानी कि एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन में। अगर एंगुलर स्पीड कम हो रही है तो अल्फा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और अल्फा भी अपना एक्सियल वेक्टर है, तो अल्फा या तो इधर होगा, अल्फा या तो इधर होगा या फिर इसके अपोजिट यानी इनवर्ड। और इनवर्ड को किससे लिखते हैं, क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा लो, अल्फा तो क्लियर है, अल्फा एंगुलर है, आर रेडियस की डायरेक्शन भी क्लियर हो रही है। अब मैं अल्फा कौन सा लूँ, एक्सेलरेशन ए कौन सा लूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे ए टेंजेंट लूँ या ए सेंट्रीपिटल लूँ। तो आपको याद रखना है ये नहीं लेना है, अपना इस रिलेशन में जो काम आता है वो क्या आता है, टेंजेंट। तो इसको आप दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कि ये ए टेंजेंट होता है इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अब यार इसमें निकालो, ये ऐसे घूम रहा है, एंगुलर स्पीड भी ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो भी इधर होगा, यानी अल्फा किधर होगा, इधर, इस पॉइंट पे अल्फा किधर होगा, बाहर डॉट की तरफ। अब वैल्यू देखो, ए टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो अल्फा की डायरेक्शन बाहर और आर की डायरेक्शन ऐसे, ये तो है ना आर की डायरेक्शन। तो अल्फा क्रॉस आर वापस क्या आएगा, ए टेंजेंट की तरफ, यानी ये दोनों रिलेशन अपने बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अपने को कई बार क्या करता है, लीनियर वेलोसिटी देके एंगुलर वेलोसिटी पूछता है। अब अपन देखेंगे यार लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एक साथ कैसे रिलेट हो सकती है। तो ये देखने वाले पे डिपेंड करता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीड लीनियर है, कौन सी सर्कुलर है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ, उसने देखा कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल v स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो इसके पास खाली लीनियर स्पीड है v, इसके पास कोई एंगुलर स्पीड नहीं है। पार्टिकल देखो अभी भी ये यहाँ से गया है a से b, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गया v। अब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, अगर ऑब्जर्वर यहाँ आँख लगा के बैठा है तो इसको कोई एंगल चेंज होता नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखोगे तो इसकी स्पीड ऐसी की ऐसे, एंगल में कोई चेंज हुआ नहीं, तो एंगुलर स्पीड इसके लिए तो नहीं हुई। यही वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है।
मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है अपना, अब वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो इसको देख रहा है। अब वो इसको देखेगा तो पहले इसकी आई यहाँ थी, जैसे जैसे इधर मूव करेगा तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा। अब बताओ इसने एंगुलर देखा या नहीं देखा, यानी कि इसकी आंखें एंगुलर डिस्प्लेस हुई या नहीं हुई। अब यहाँ से आप देखोगे कोई चीज़, मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, आपके सामने से कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो आपकी आंखें एंगुलर हुई है। ये लीनियर, लेकिन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ये किसके लिए लीनियर है, किसके लिए एंगुलर है। ठीक है, तो एंगुलर और लीनियर में रिलेशन भी यही होता है अपना। अब यहाँ से अपने देखेंगे ना तो अपने याद रखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जब भी निकालनी हो तो वो होती है अपनी v परपेंडिकुलर अपॉन r। ठीक है, एक चीज़ समझ आई कि लीनियर मोशन जहाँ भी हो रहा हो उसका ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यानी ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि एंगुलर स्पीड में पोजीशन होनी चाहिए, फिर वेलोसिटी कौन सी लेंगे, v परपेंडिकुलर। इसका कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक पार्टिकल जा रहा है v स्पीड से ऐसे। अब देखो यहाँ से देखने वाले को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा, यानी कि इसको क्या फील होगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी फील होगी। भाई ये लीनियर वेलोसिटी तो है ही, लेकिन इसको फील कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी वैल्यू जब निकालनी हो तो क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, इस पॉइंट को मिलाओ जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, उस पॉइंट को अपन ने मिलाया, तो ये तो होगी अपनी पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन, किससे, उस वेलोसिटी पॉइंट से जहाँ से वो वेलोसिटी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना r। तो अपन ओमेगा क्या लेंगे, v अपॉन r। इस फॉर्मूले से तो दिख रहा है कि v अपॉन r, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। अपन लेंगे क्या, ओमेगा लेंगे v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो परपेंडिकुलर का मतलब है इसके आप दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो इसकी डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में, देखने वाले की डायरेक्शन में, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो एक तो अपना मान लो ये एंगल अगर अल्फा हो तो ये अपना v कोस अल्फा होता, ये अपना v साइन अल्फा होता। तो एंगुलर स्पीड के लिए मैं कौन सा लूँगा, v परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, इसको r से मिलाने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वही तो बनाएगा भाई। इसको घुमा कौन रहा है, ये इसकी आई किस कंपोनेंट की वजह से घूम रही है, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से घूम रही है, इसकी तरह से थोड़ी घूम रही है। अभी देखा था, ये अगर सामने जा रहा है इसकी आई के सामने, तो इसकी वजह से कोई एंगुलर स्पीड वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाओ, v cos थीटा v sin थीटा। कौन सा एंगुलर स्पीड दे रहा है, इसकी जो लाइन में है, इसकी लाइन ज्वाइनिंग में जब जा रहा है तो कोई एंगुलर स्पीड नहीं दे रहा। इसके परपेंडिकुलर जो जा रहा है वो इसकी आई को ऊपर कर रहा है, तो ये दे रहा है। तो एंगुलर स्पीड में कौन सी वेलोसिटी काम आती है, जो परपेंडिकुलर होती है। तो अपन क्या लेते हैं, v sin थीटा अपॉन r। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी होती है v परपेंडिकुलर अपॉन r। क्लियर है। अच्छा, अब मैं बोलूँ ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। आपको दो ऑब्जर्वर दिए मैंने, एक ऑब्जर्वर अपना यहाँ है, एक ऑब्जर्वर अपना यहाँ है। इसके लिए एंगुलर स्पीड देखोगे, इसको यहाँ से मिलाओ, ये हो गया अपना r, ठीक है। मान लो कि ये 90 पे ही है, तो सीधा सीधा हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी अपनी, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और ये 90 है तो इसकी आंखें इसी को तो देख रही है 90 वाले को, तो अपना हो जाएगा ओमेगा डायरेक्ट ही v अपॉन r। वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन r इस ऑब्जर्वर के लिए, अगर इसकी स्पीड कितनी हो v। डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन वापस यहाँ से डिसाइड करेंगे, या फिर राइट हैंड रूल से, ठीक है। r की तरफ खोलो, r की तरफ खोलो और इसकी तरफ घुमाओ, तो अपना आएगा r क्रॉस v। इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी r क्रॉस v की डायरेक्शन में। तो r की तरफ खोलो, v की तरफ घुमाओ, तो एंगुलर स्पीड होगी ये वाली, ठीक है। यानी कि ये देखो यार, इसकी आई ऐसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो एंगुलर स्पीड किधर होगी, राइट हैंड रूल से, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब इनवर्ड, यानी कि वेक्टोरियली इनवर्ड, ठीक है। ऐसे इनवर्ड होगी। इस पॉइंट पे देखोगे तो इसकी स्पीड ऐसे इनवर्ड। इधर देखोगे तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा यार ये ऐसे घूमा है, मान लो ये भी 90 हो, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हो, तो इसको क्या दिखेगा, इसके जस्ट अपोजिट बैठा है, तो इसको क्या दिखेगा,
कि आर क्रॉस वी, यानी कि ये कैसे घूमा, इसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे घूमा एंगुलर, इसकी आई ऐसे आई, इसकी आंखें ऐसे आई, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी बाहर की ओर, यानी डॉट से लिखूंगा। यहाँ का ओमेगा डॉट से, यहाँ का ओमेगा इसके रेस्पेक्ट में क्रॉस से। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है एंगुलर स्पीड कैसी होगी, किधर होगी, डायरेक्शन एक्सियल होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन अपना यहीं से पूछता है, ठीक है। मान लो एक सर्किल है आर रेडियस का, जिसमें कोई पार्टिकल मास एम का वी वेलोसिटी वी स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है ये वी क्या अपना कांस्टेंट। तब अपना रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था v²/r, जिसकी डायरेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड इसकी ये है, सॉरी वेलोसिटी ये है, तब इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता था, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी अपनी mv²/r, किसके लिए, जब v स्पीड से कोई पार्टिकल r रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर इसकी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, तो ये भी किधर होगा, सेंटर की तरफ। यहाँ पे फोर्स देखोगे तो सेंटर की तरफ, यहाँ पे फोर्स देखोगे तो सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो होता है अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, मान लो कोई पार्टिकल एम मास वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा जो इसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स बचता है। अब सपोज करो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, ठीक है, F3। तो अपन क्या करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, उसी को बोलेंगे अपन mv²/r। अब यहाँ पे इसका सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r नहीं होगा, ठीक है। ये कब होता, तब यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा है सीधा सीधा mv²/r, इसलिए यही अपना क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। लेकिन अपने को करना कैसे है, पहले अपन देखेंगे इन तीनों का रिजल्टेंट। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना बचेगा, तो अपन देखेंगे ये वाला, इसमें से ये हटाएंगे भाई, F1 माइनस F3, F1 में से ये कंपोनेंट हटेगा, इसका मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये F2 कोस थीटा भी घटेगा। इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को मैं बोलूँगा कि ये अपना क्या है, अब नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो किसी स्ट्रिंग के सहारे बंधा है, एक रस्सी के सहारे बंधा है एक मास पार्टिकल m, जिसकी स्पीड है v। तो जैसे ही इस पे 2 फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा अपना mg नीचे की ओर, ठीक है, दूसरा फोर्स लगेगा टेंशन यानी तनाव का फोर्स, तो वो लगेगा अपना ऊपर की ओर रस्सी में। तो अब आप देखोगे, अब जब ये चीज़ घूम रही है इसके अंदर, तो आपको एक फोर्स मिलेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई जब कोई चीज़ घूमेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो अब देखो इसमें कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, एक टेंशन वाला, एक mg वेट वाला। तो सेंटर की तरफ कितना होगा भाई, ऊपर ये वाला फोर्स है t, इसमें से ये घटेगा, तो अपना नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यही तो बचेगा, t माइनस mg। यही क्या होगा अपना, यही अपना क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ये अपना क्या होता है, mv²/r, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वही अपना क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब भी अपन एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे
तो अपन क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज नहीं करेंगे, अपन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको अपन यूज करेंगे। ऐसा क्यों? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहता है, वो कहता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसके इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा mv²/r। यानी कि इसमें तो आपको अंदर की ओर mv²/r लगाना है, उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करोगे। या फिर सबसे बढ़िया है कि जिस पॉइंट जब घूम रहा है तो आप उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो और ख़त्म। अब देखो, अब जब आप यहाँ पे चेक करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे चेक करना होता आपको इसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या बोलता मैं कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो मैं क्या लिखता, सीधा सीधा T किस किस को बैलेंस कर रहा है, mg प्लस mv²/r। कब? जब ये यूज लेते हैं। कब? ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब ये घूम रहा है अपना, देखो जब ये इसमें घूम रहा है, इस पॉइंट पर इसके पास वेट है, ऊपर टेंशन है T। अब ये घूम रहा है तो मैं बोलूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करो, इसका यूज नहीं करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल कैसे यूज करते हैं भैया, जब घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दो बाहर की ओर, कितना लगता है mv²/r। ठीक है, अब देखो ये किस किस को बैलेंस करेगा, जो टेंशन T अपवर्ड फोर्स है वो नीचे के फोर्स बराबर होने चाहिए। अगर ये इस पॉइंट पे ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है तो यानी कि टेंशन है वो किस किस को बैलेंस कर रही है, mg और mv²/r को। इसका मतलब mv²/r की वैल्यू आनी यही है, T माइनस mg। तो अपन कॉन्सेप्ट कैसा यूज करेंगे, अपन कॉन्सेप्ट यूज जो करेंगे वो करेंगे अपना सेंट्रीफ्यूगल का। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। बात करेंगे सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में, तो अपन कहेंगे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसके सेंटर से एक रस्सी बांधी है, यानी कि एक मास के पार्टिकल को रस्सी बांध के और ऐसे वर्टिकल प्लेन में चलाया जा रहा है। तो जब इसको वर्टिकल प्लेन में चलाएंगे तो अब इसका वेट जो लगेगा, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो वेट होगा वो होगा mg, यानी वेट का फोर्स लगेगा नीचे, टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। स्ट्रिंग में जो टेंशन खिंचा होगा, मास नीचे, वेट नीचे एक्ट करेगा, तब मास टेंशन लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल यहाँ होगा तो भी मास नीचे ही लगेगा, यहाँ होगा तो भी मास नीचे लगेगा, सॉरी वेट नीचे लगेगा, यानी कि वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगना है, नीचे की ओर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन देखो दो चीज़ यूज करते हैं। पहला, देखो अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ की मान लो आपको वेलोसिटी दे रखी है, इस पॉइंट की आपको वेलोसिटी दे रखी है v। ठीक है, तो अपन क्या करना चाहते हैं, अगर अपने को यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए तो इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने का तरीका, यानी कि अगर आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है, आप चाहो तो यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो एक तो है अपना सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, तो वह पहले उसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरा तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन वाले चैप्टर में। तो ये क्या कहता है कि इस लाइन को अपन लेंगे जीरो पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे अपन, जीरो। ठीक है, अगर यहाँ की स्पीड मान लो, यहाँ की वेलोसिटी v है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कि नहीं दो पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 1 और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दूसरे पॉइंट के लिए सेम होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपनी कंजर्व होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो ये पॉइंट अपना 1 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू, अब सपोज करो आपको यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, तो अपन कैसे यूज करेंगे, अपन बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
अगर यहाँ की वेलोसिटी पता है, आपको वी डैश चाहिए हो, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी अपनी होती है एम जी एच, जहाँ एच क्या होती है? वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो मास कितना है इस पार्टिकल का? एम। ग्रेविटी कितनी लग रही है? जी। हाइट कितनी है? वर्टिकल कितना अपवर्ड है? ये अगर रेडियस आर है तो ये भी कितना होगा? आर। तो ऐसे यूज करना है कि एक जगह का आपको अगर एक जगह की स्पीड दे रखी हो तो दूसरी जगह की स्पीड निकालने का ये तरीका है। आप उस जगह का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दूसरे पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अब आप अगर आपको वी मिला है तो वी डैश आराम से फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आधा क्वेश्चन तो अपना इसी बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, अब मान लो ये पार्टिकल किसी स्ट्रिंग से बंधा है तो ऊपर टेंशन लगेगा ऊपर की ओर। अब इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको? v। अब सपोज करो जब आपको इसको इधर स्पीड v दोगे तब ये कैसे मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में। अब ये किसी एंगल थीटा पे पहुंच जाए, अगर ये किसी एंगल थीटा पे पहुंच गया तो अगर अपन यहाँ स्टडी करना चाहें तो इस मास पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा? mg, वो तो हमेशा नीचे की ओर लगना है। रस्सी में टेंशन किधर लगेगा? t, वो रस्सी के सेंटर की तरफ, इस सर्किल के सेंटर की तरफ। ठीक है, अब जब देखो ये घूम रहा है तो आप क्या यूज करोगे? या तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, लेकिन अपन उसको यूज नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या सीखा है कि जब भी कोई चीज़ सर्किल में घूमती है तो आप बाहर क्या लगा दो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि उसको अंदर नहीं लगा के आप बाहर लगा दो। अब अपना काम ख़त्म। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है। अब कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखो ये टेंशन जो है, अब ये पार्टिकल इस वर्टिकल मोशन में घूम रहा है, यानी ये तो न तो इधर आ रहा है न इधर आ रहा है, मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। अब देखो इधर तो फोर्स लग रहा है कितना? t। ये किस किस को बैलेंस कर रहा है? एक तो mv² r को, प्लस फोर्स है mg को थोड़ी बैलेंस कर रहा है। mg का इधर कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, इधर होगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा तो अपना कोई काम का नहीं है क्योंकि अपने को तो बैलेंस किससे करना है? t से। तो t को कौन बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। ठीक है, तो अपन यहाँ से इस रस्सी का टेंशन पता कर सकते हैं। अब देखो आप अगर t की वैल्यू, ये जो टेंशन है ये t, v का चाहे कुछ भी हो, v चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। mg cos थीटा कब पॉजिटिव हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90। यानी थीटा अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो अपना टेंशन तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब टेंशन की देखें तो थीटा है वो 0 से अगर 90 के बीच में है तो टेंशन हमेशा अपना क्या रहेगा? 0। यानी कि ये पार्टिकल जब इसको नीचे मास है ये लटक के और जब ऐसे मूव करेगा तो इस रीजन में इसका टेंशन क्या होगा? हमेशा 0 से ज़्यादा। अगर देखो स्पीड अगर कम हुई, मान लो इसको आपने थोड़ी स्पीड दी तो ये यहाँ तक जाके रुक जाएगा, टेंशन अभी भी 0 नहीं होगा। टेंशन देखो इसमें किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता इस रेंज में। ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ी स्पीड दी तो ये यहाँ तक ओसिलेट कर देगा, आपने ज़्यादा स्पीड दी तो ये यहाँ तक चला जाएगा, और ज़्यादा दी तो यहाँ तक चला जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ने हैं वो देखो। पहली चीज़ अपने को ये समझ में आया कि टेंशन इस रीजन में 0 नहीं हो सकता। टेंशन 0 कब हो सकता है? जब ये कोस थीटा अपना नेगेटिव होना शुरू हो जाए। नेगेटिव कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू अपनी 90 से बढ़ती जाए। तो थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ेगी तो ये पार्टिकल अगर इधर आएगा तो हो सकता है ये इसका टेंशन इससे कम होएगा तो 0 हो भी जाए नहीं भी हो। ठीक है, तो टेंशन 0 होने की प्रोबेबिलिटी है वो अपनी इस रीजन में। थीटा की वैल्यू कहाँ हो? 90 से 180, इसके बीच में ही तो अपना थीटा क्या हो सकता है?
कोस थीटा नेगेटिव। ठीक है, तो चांसेज कहाँ है टेंशन जीरो होने के चांसेज अपने इसी रीजन में। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं कि जब ये वर्टिकल मोशन हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अपन टेंशन फाइंड आउट कर सकें, किसी भी पॉइंट पे अपन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि ये मास m जो किसी रस्सी के सहारे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या कर ले कि अपना एक राउंड कंप्लीट कर ले। अब जब ये एक राउंड कंप्लीट करेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सपोज करो मैंने इसको वेलोसिटी दी, ये यहाँ तक पहुँचा तो रस्सी इसकी टाइट ही रहेगी, इसके बाद फ्री फॉल होगा, फोर्स नीचे लगेगा तो ये वापस आ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रीजन में टेंशन अपना क्या होगा, इस रीजन में अपना टेंशन जीरो से अधिक ही रहेगा, यानी इस रीजन में अपनी रस्सी टाइट ही रहेगी। ठीक है, इधर इस रीजन में भी अपनी रस्सी टाइट रहेगी। अब देखो क्या चीज़ देखनी है अपने को कि मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्किल पूरा कर ले। अब एक सर्किल पूरा करने के लिए मैं इसको स्पीड दूँ तो यहाँ इसकी रस्सी मान लो ये यहाँ पहुँचा, अगर यहाँ इसकी रस्सी ढीली होगी तो ढीली होती इसमें टेंशन जीरो तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करवाना, अपने को तो चाहिए कि एक राउंड कंप्लीट कर ले। इसके लिए क्या करेंगे, अपन चाहते हैं कि इसको और स्पीड दे ताकि यहाँ भी टेंशन जीरो ना हो, यानी यहाँ भी रस्सी ढीली ना हो, और स्पीड दे यहाँ भी ढीली ना हो। इसका मतलब है अगर टॉप पॉइंट पे जैसे मैंने इसको स्पीड दी कुछ भी स्पीड दी और ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ, यहाँ रस्सी अगर टाइट रही तो ये आगे चला जाएगा स्पीड के सहारे, यानी इनर्शिया की वजह से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर अपना यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं हुआ, यहाँ रस्सी ढीली नहीं हुई तो पूरे राउंड में कहीं ढीली नहीं होगी। ठीक है भाई, इसके आगे तो ढीली होनी नहीं है। आप ये चीज़ सोच के देखो, आपने रस्सी घुमाई वो आधे राउंड तक चली गई, उसके बाद आगे चली गई तो फिर अपने आप ही रस्सी वापस यहाँ तक आ जाएगा ये पार्टिकल। यानी कि अपने को चाहिए कि ये टॉप वाला पॉइंट है, इस पर रस्सी ढीली ना हो, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर यहाँ रस्सी ढीली ना हो, इसके लिए यहाँ कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ये तो पता करना चाहते हैं अपन कि यहाँ भाई कितनी वेलोसिटी हो। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मान लो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो vc। इसका मतलब ये है अगर यहाँ वेलोसिटी vc हुई, यहाँ वेलोसिटी vc हुई तो ये आगे चला जाएगा vc के साथ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि टेंशन अपना जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज़ करो यहाँ स्पीड ज़ीरो होती तो ये राउंड कंप्लीट नहीं करता। एक बार फिर से समझें कि मैंने इसको स्पीड दी, अगर ये यहाँ जाके रुक गया तो रुकते ही क्या होगा, वापस फ्री फॉल, तो राउंड कहाँ कंप्लीट हुआ। अपने को चाहिए राउंड कंप्लीट हो। इसका मतलब ये है कि ये जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर इसके पास कुछ स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं होगी तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। अगर इससे स्पीड हुई कुछ भी तो ये आगे चला जाएगा, आगे जा नहीं सकता तो रस्सी के सहारे क्या होगा, वापस राउंड में आ जाएगा। ठीक है, वापस सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। यानी कि मान लूँ मैं यहाँ वो स्पीड है vc, तो यहाँ अगर vc स्पीड है और ये रस्सी इस सहारे जुड़ी है तो टेंशन अभी भी नीचे, इसका मास m तो इसका वेट फोर्स भी किधर, नीचे। अब अपन लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहता है कि यहाँ अगर इसकी स्पीड vc मानी है मैंने तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, यहाँ अगर मैंने स्पीड vc मानी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अपना बाहर की ओर, ख़त्म। अब देखो क्या कौन से दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, इस फोर्स से ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि mv²r ये किस किस को बैलेंस कर रहा है, ये कर रहा है अपना t और mg दोनों को। यानी ये बाहर वाला फोर्स है, ये इसके वेट को भी रोक रहा है और इस रस्सी की टेंशन को भी रोक रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्किल पूरा हो जाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ टेंशन, यहाँ रस्सी ढीली ना हो, यहाँ रस्सी ढीली ना हो, इसका मतलब यहाँ टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा। अब ये टेंशन जीरो से ज़्यादा कब हो सकता है, t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी अपनी mv²/r माइनस mg। ये t जीरो से अधिक तभी हो सकता है जब mv²/r किससे अधिक हो, mg से। ठीक है, यानी कि m से m कट गया, v की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, gr से। तो v की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है,
v की अपनी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं जिसे, वो होगी अपनी रूट ऑफ GR। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसको कितनी भी स्पीड दो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा तो इस पॉइंट पे इसके पास इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर ये स्पीड नहीं हुई तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। ये इसकी क्रिटिकल स्पीड है किस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे। अगर यहाँ आपने कुछ भी स्पीड दी, अगर यहाँ ये स्पीड मेंटेन कर गया तो ये आगे चला जाएगा और अपना राउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई यहाँ की। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, तो वो क्या था कि अगर यहाँ की स्पीड आपको पता है vc दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ GR, जहाँ r क्या है इसकी रेडियस, तो आप यहाँ की वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, वो कहता है कि अगर यहाँ की वेलोसिटी मान लो v डैश है तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर, तो vc स्क्वायर कितना है GR, प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ये इस वर्टिकल लाइन से, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना हाइट ऊपर है r प्लस r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अपनी mg इंटू वर्टिकल हाइट, तो r प्लस r, ये तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने यहाँ क्या आएगा mg r प्लस r, यानी कि हाफ m v डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी, ये 2r, ये अपने आएगी 5GR/2 इंटू m। देखो m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो v डैश की वैल्यू आएगी अपने पास रूट ऑफ 5GR। ठीक है, आप ये समझ रहे हो कि अब इसको कितनी स्पीड देनी चाहिए यहाँ नीचे, इसका मतलब है आप अगर इसको रूट ऑफ 5GR स्पीड देंगे तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और अपनी यहाँ कितनी स्पीड दिखाएगा, अपनी स्पीड दिखाएगा रूट ऑफ GR, और रूट ऑफ GR स्पीड दिखाते ये क्या हो जाएगा आगे पास। तो ठीक है, अपना एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इनको अगर अपन जर्नलाइज करें तो जर्नलाइज कैसे करते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, एक बार इसको देख लें। अब जब वर्टिकल मोशन हो रहा होता है तो आपको मैं अब थोड़े कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अपने क्या कहते हैं, जब वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है, सपोज करो कोई वर्टिकल मोशन अपना हो रहा है, ये किसी स्ट्रिंग के सहारे हो रहा है, ध्यान रखना ये एक स्ट्रिंग है, इसके सहारे अपना वर्टिकल मोशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि किसी भी पॉइंट पर, सबसे पहले पढ़ो अपन क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, किसी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट पर वो वेलोसिटी जहाँ टेंशन 0 ना हो, यानी वो रस्सी ढीली ना पड़े। तो जैसे मैंने अभी यहाँ निकाला था, तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी अपनी कितनी आई थी, रूट ऑफ GR। ये क्या डिफाइंड करती थी कि ये वो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर जब यहाँ पर टेंशन 0 से अधिक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी किसी रैंडम पॉइंट के लिए लिया जाए। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। मोशन क्या चल रहा अपना, एक स्ट्रिंग के सहारे m मास का मोशन। ठीक है, अब इस C पॉइंट पे आपको चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है आप इसको, इस पॉइंट को यहाँ से क्या स्पीड देते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती। आपने इसको यहाँ जो भी स्पीड दी, लेकिन जैसे ये C पर पहुँचे या C से जब पास करे तो इसके पास एक फिक्स वेलोसिटी होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी C पॉइंट पे जैसे ही जाएगा तो जाते ही इसको वो दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो उस पॉइंट पर अगर टेंशन 0 नहीं हुआ, यानी ये पॉइंट इस C पॉइंट पर अगर टेंशन 0 नहीं हुआ तो जो स्पीड इस C पॉइंट की होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बना दें, वो होगी VC इज इक्वल टू रूट ऑफ GR cos
फाई, जहाँ फाई कहाँ से मेज़र होगा, फाई क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए है, तो ये कहाँ से मेज़र होगा, टॉप पॉइंट से। ठीक है, अब देखो इस क्रिटिकल वेलोसिटी और इसमें एक रिलेशन दिख रहा है। अगर फाई जब ज़ीरो था, जब इसमें फाई ज़ीरो रखोगे तो टॉप पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ऑफ जी आर आई है। अब यहाँ भी देखोगे तो इसका मतलब ये कहलाता है कि इस पॉइंट पर जब टेंशन ज़ीरो से ज़्यादा होगा तब क्रिटिकल वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट ऑफ जी आर। अब ये किसके लिए है, जर्नल पॉइंट, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टॉप से फाई एंगल पर। तो टॉप से फाई एंगल पर आपको अगर क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो आप लगाओगे कंडीशन कि वहाँ का टेंशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो से अधिक, यानी उस पॉइंट तक रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर सी पॉइंट पे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो आप कहोगे कि इस सी पॉइंट तक रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। रस्सी ढीली नहीं होने का मतलब है यहाँ का टेंशन ज़ीरो से अधिक होना चाहिए। जब टेंशन ज़ीरो से अधिक रखोगे तो उसी पॉइंट की वेलोसिटी निकल के आएगी आपके पास रूट ऑफ जी आर कोस फाई। ठीक है, अच्छा दूसरा अपना कॉन्सेप्ट पकड़ो कि अगर आपको यहाँ का स्पीड दिया है v, इस पॉइंट का अगर आपको स्पीड दिया है, तो अगर इस पॉइंट का आपको स्पीड दिया है और इस राउंड में ये घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉटम से थीटा एंगल पे, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर आपको टेंशन चाहिए तो उस टेंशन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है अपनी mv²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। अगर मुझे यहाँ की स्पीड पता है इस पॉइंट की, तो मैं किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो मैं किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब अगर आपको यहाँ की स्पीड पता हो। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आपके पास जब ये राउंड में घूम रहा है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, जैसे इसकी पता है, इसकी पता करना चाहते हो तो आप क्या लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी पता है, इसकी पता करना चाहते हो तो क्या लगाओ आप, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहला तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपको एक जगह की वेलोसिटी पता है तो दूसरे जगह की आप आराम से निकाल सकते हो, इस जगह की पता है तो इस जगह की आप आराम से निकाल सकते हो, इस जगह की पता है, इस जगह की आप आराम से निकाल सकते हो। यानी किसी एक जगह की अगर आपको पता चल जाए वेलोसिटी तो आप दूसरी जगह की एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी होती है किसी पॉइंट पर रस्सी ढीली ना हो। जैसे मान लो इस पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ये रस्सी ढीली ना हो, कम से कम यहाँ ढीली ना हो। ठीक है, अगर यहाँ ढीली नहीं होगी तो इसके पास यहाँ पर इतनी स्पीड होगी जी आर कोस फाई। इसका मतलब है इस स्पीड से थोड़ी दूर और जाएगा, उसके बाद में फ्री फॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर रस्सी ढीली ना हो, उसके लिए क्या होती है, उस पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ अपने एग्जाम्पल लेके। ठीक है, आप एक बार ये फार्मूला याद रखेंगे, एक अपना ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। दो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अपना ये एग्जाम्पल और एक दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में तो क्या कहता है कि किसी स्ट्रिंग के सहारे मास m बंधा हुआ है, तो ये जस्ट एक सर्किल कंप्लीट करें। तो आपको पॉइंट दे रखे मैंने, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। इन पर आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी A की, B की और C की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एक रस्सी के सहारे मास बंधा है और इसको मैं यहाँ कितनी स्पीड दूँ ताकि ये जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, यानी यहाँ ये इस पॉइंट तक पहुँचे तब इसकी रस्सी ढीली ना हो। ठीक है, तो पहले में देखो कि जस्ट एक सर्किल कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर इसका टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ टेंशन ज़ीरो हो नहीं सकता, इस रेंज में आपको डाउट है। इस रेंज में अगर ये यहाँ से यहाँ रस्सी ढीली नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी,
भाई मैक्सिमम पॉइंट यही है रस्सी ढीली होने का। यहाँ रस्सी ढीली नहीं हुई तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ का अगर टेंशन 0 हो तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √GR cos फाई। अब अपना फाई क्या है, फाई बॉटम से टॉप से एंगल, तो फाई की वैल्यू कितनी है 0। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी सी पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √GR। अगर सी पर √GR है तो ए पर कितनी होनी चाहिए, जस्ट अभी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला है तो कितनी होनी चाहिए 5GR। बी पर कितनी होनी चाहिए, कोई भी दो जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, यहाँ की आपको पता है यहाँ की वेलोसिटी कितनी है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ लगा रहा हूँ मैं, पॉइंट बी व सी के बीच में, ठीक है। तो बी पॉइंट पर लगा रहा हूँ तो एक रेफरेंस लाइन लूँगा बी पर। आपको बी की वेलोसिटी नहीं पता, लेट इसकी वेलोसिटी कितनी है VB, तो मैं बोलूँगा पॉइंट बी पर ½ mvb², ये अपनी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इसको रेफरेंस लाइन माना है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0, ठीक है। आपको पता है सी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता है ½ तो अपना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ½ mv², तो अपना क्या आएगा ½ mgr। प्लस आपको यहाँ की हाइट पता है, भाई ये पॉइंट कहाँ पे है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये अपना इस पॉइंट से कितना अपवर्ड है, वर्टिकल अपवर्ड, यही से रेफरेंस लाइन से वर्टिकल अपवर्ड इतना ही तो है, तो ये क्या लिखा अपना mg, वर्टिकल हाइट कितनी है यहाँ पे r। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे तो m कट जाएगा, ये आएगा 3/2gr, और ये कितना आएगा VB²/2। तो VB की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी √3gr। तो VB अपना कितना आएगा √3gr, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आप मुझे यहाँ से 60 डिग्री पर इस पॉइंट पर, यानी कि θ = 60 डिग्री पर आप मुझे टेंशन बताओ, इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अपने को यहाँ की वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे mv²/r + 3mg cos θ - 2mg। ये v कहाँ की वेलोसिटी होती है, बॉटम की, तो टेंशन अपना कितना होगा mv²/r निकालेंगे तो अपना आएगा 5g r/r, mv²/r + 3mg कितने एंगल पे है, थीटा कहाँ से मेजर होता है, ये वाला थीटा अपना बॉटम से कितने पे है 60 पे, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 - 2mg। तो टेंशन अपना कितना आएगा, r से r कट जाएगा, 5 में से 2 गया, 3mg + 3mg/2, यानी अपना आएगा 9mg/2, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल से और समझो, इसको और समझो कि क्या तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है और टेंशन कैसे निकाला जाता है। आराम से समझो, ये रस्सी के सहारे बंधा है, हम चाहते हैं कि ये कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि यहाँ तक इसकी रस्सी ढीली ना हो। भाई इस पॉइंट पर अगर इसकी रस्सी ढीली नहीं हुई तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, Vc = √GR cos फाई। फाई कहाँ से मेजर होता है, टॉप से, तो टॉप से देखोगे तो ये फाई कितना है, भाई फाई यहाँ से तो मेजर होता है इस वाली लाइन से, ये तो था फाई, तो ये फाई कितना है अपना 90, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी 0, यानी कि यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी है 0। अगर आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है तो यहाँ की निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। आप लगाओ इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी पर एनर्जी कंजर्वेशन, तो ½ m यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता, प्लस इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब यहाँ की वेलोसिटी पता है कितनी है, ½ m प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, ये इस वर्टिकल इस रेफरेंस लाइन से वर्टिकली कितना अपवर्ड है, ये r, तो ये भी r, तो कितना आएगा mgr। ये 0 ये 0, m से m कट जाएगा, तो v² = 2gr, यानी वेलोसिटी कितनी देनी होगी आपको। अगर आप यहाँ इसको √2gr देंगे तो ये यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ इस पे भी आप बताओ, यहाँ 60 डिग्री पे
जब ये यहाँ तक जा रहा था तो इस पॉइंट पर इसका टेंशन कितना रहा, तो इस पॉइंट का टेंशन निकालेंगे तो अपने को पता है mv²/r, ये भी किसकी स्पीड है, यहाँ की, तो अपना आएगा mv²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तो ये थीटा बराबर 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर अपना क्या आएगा, यहाँ की वेलोसिटी आपको पता है √TGR, स्क्वायर करेंगे तो अपना आएगा 2mg, ठीक है, प्लस 3mg cos थीटा 1/2 माइनस 2mg, तो अपना ये 2mg से 2mg कट जाएगा तो अपना टेंशन कितना आएगा 3/4 mg, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बताया है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, किसमें, किसी स्ट्रिंग के सहारे मास m बांध के जब वर्टिकल मोशन कराया जाता है, तब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आपको चाहे कि अपना पार्टिकल, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने अभी तक यही देखा है कि आपको देखो वर्टिकल प्लेन में जो क्वेश्चन देता है वो देता है कि आपको एक स्ट्रिंग के सहारे कोई मास m मिलेगा, उसको वो वर्टिकल मोशन करवाएगा, वर्टिकल मोशन करवाएगा, तब वो बोलेगा कि जैसे मान लो रैंडम पॉइंट C पर कि यहाँ पर पहुँचे तब इसकी रस्सी ढीली ना हो, तो इसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए इसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, फाई कहाँ से मेजर होगा, टॉप से, क्रिटिकल वेलोसिटी है। देखो क्वेश्चन समझो कि इस मास को कितनी स्पीड दूँ ये नहीं पता करना, ये बाद में पता करना होता है, ठीक है। वो बोलेगा कि ये इस C पर पहुंच जाए तो यहाँ इसकी मतलब ये वो वेलोसिटी है जब इसका टेंशन 0 ना हो, यानी ये C तक जाए और इसकी रस्सी ढीली ना हो। तो C तक रस्सी ढीली नहीं होगी, तो C पे रस्सी ढीली ना हो, इसके लिए इसके पास C पर कितनी स्पीड होनी चाहिए भाई। अगर यहाँ स्पीड नहीं होगी, जैसे मान लो पार्टिकल तुम्हारा ऐसे जा रहा है, अगर यहाँ इसके पास स्पीड नहीं होगी तो ये टेंशन तो 0 हो नहीं, सॉरी 0, अगर स्पीड नहीं होगी तो ये रस्सी ढीली हो जाएगी। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर रस्सी ढीली ना हो वहाँ कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ C पॉइंट पर रस्सी ढीली ना हो तो यहाँ ये स्पीड होनी चाहिए, ये स्पीड निकाल सकते हो फाई एंगल मिलते ही। अब अगर ये स्पीड आ गई तो एक जगह की आपको स्पीड पता तो दूसरी जगह की निकाल सकते हो, ठीक है। अगर दूसरी जगह की या मान लो ये पॉइंट A दे दूँ तो यहाँ आपको VA यानी A की स्पीड मिल जाएगी पॉइंट A की, तो आप किसी भी जगह टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन कितना आता अपना mv²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे, ठीक है। अगर ये थीटा इस C पॉइंट से आगे गया, यानी ये थीटा अगर ये पॉइंट जिस भी पॉइंट, मान लो अगर आप यहाँ टेंशन निकालने की ट्राई करेंगे, भाई आपकी रस्सी यहाँ तक ढीली नहीं हुई लेकिन आप टेंशन यहाँ की निकालने की ट्राई करेंगे तो आपका टेंशन आएगा ये। अब जब इसमें आप कोस थीटा रखोगे तो हो सकता है टेंशन अपना क्या आ जाए, नेगेटिव। टेंशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये रस्सी हो सकता है इस पॉइंट तक पहुँची ना हो, यहाँ तक इसका टेंशन 0 नहीं हुआ, यहाँ तक रस्सी ढीली नहीं हुई, इसके बाद आगे जाके हो सकता है रस्सी अपनी ढीली हो जाए, ठीक है। तो आपने को 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है किसी पॉइंट की जहाँ रस्सी ढीली ना हो, ठीक है। दूसरा अपना होता है किसी भी पॉइंट पर थीटा, किसी भी एंगल पर थीटा एंगल पर अपना टेंशन। तो टेंशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, फिर आपको बॉटम की स्पीड पता होनी चाहिए। अगर आपके पास बॉटम की स्पीड आ गई तो आपके पास टेंशन किसी भी पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अपना सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू।